चीज पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आएंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे हम लोग तब आएंगे जब बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक हम लोग का कुछ प्री रिक्वेस्ट क्लियर हो जाए। एक तरह से मानना कि टॉपिक वाइज इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग अगले क्लास में ही शुरू कर पाएंगे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का लेक्चर हर जगह जीओसी में इस्तेमाल होगा। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज डिस्पर्शन एंड स्टेबिलिटी। ओके, फॉर एनी चार्ज्ड स्पीशीज, नोट करते जाओ, वी डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। We define volume charge density, इसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे VCD। For any charged species we define volume charge density। कोई भी आयन का हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सिंपल सा चीज होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चूंकि हम लोग केमिस्ट्री में वॉल्यूम तो निकालेंगे नहीं, वॉल्यूम का इनडायरेक्ट अर्थ हो गया साइज, चार्ज अपॉन साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट अपॉन साइज। छोटे एटम में डेंसिटी ज्यादा पाया जाएगा, बड़े एटम में डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या साइज। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है। जैसे O2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, SH माइनस, ऐसे स्पीशीज है। सबका हम लोग ये देखेंगे कि कौन से एटम पे किस प्रकार का चार्ज है, उस हिसाब से हम लोग चार्ज डेंसिटी मेंटली हम लोग समझ लेते हैं। छोटा साइज का एटम पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, बड़ा एटम पे चार्ज डेंसिटी कम होगा अगर चार्जेस सेम है तो। जनरल रूल जो हर जगह लगेगा, सारे सवालों में लगेगा कि एज द VCD इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, एज द VCD इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे VCD बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। वी कैन से स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। फिजिक्स का बिल्कुल एक सिंपल सा नियम है कि जिस सिस्टम पे एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, जहां एनर्जी कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। जिस सिस्टम का एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, और जहां पे एनर्जी कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। तो दिमाग में ये फिट कर लो कि चार्ज के कारण ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। जैसे आप लोग पहले भी जीओसी पढ़े होंगे कि जो जिस स्पीशीज में चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, लेकिन चार्ज आते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। लेकिन हम लोग अब बात कर रहे हैं चार्ज स्पीशीज में, जहां पर VCD ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी। जहां पे चार्ज डेंसिटी कम है वहां पे स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज बढ़ा स्टेबिलिटी घटेगा, चार्ज घटा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बिल्कुल ये जनरल रूल है कि जिस सिस्टम का चार्ज घटेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और चार्ज अगर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी हमेशा घटेगा, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब इस चीज में आने के पहले हम लोगों को एक बेसिक टर्म पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन नोट करो। इट इज द टेंडेंसी to pull the electron. It is the tendency to pull the bonded pair of electron. It is the tendency to pull the bonded pair of electron towards itself. It is the tendency to pull the bonded pair of electron towards itself. It is the tendency to pull the bonded pair of electron towards itself.
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, ये तुम लोग पहले से भी जानते होंगे कि अगर मान लो ए बॉन्डेड टू बी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से अगर ज्यादा है तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी अपनी ओर खींचेगा, अपने करीब लेके आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने की वजह से बी पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा माइनस और ए पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा प्लस। इसे कहते हैं हम लोग पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम होता है। दीज चार्जेस आर लेस देन +1 या -1। पार्शियल चार्जेस आ गया और पार्शियल चार्जेस के आने के वजह से ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहला गया। ठीक है, अगर हम इस चीज को दूसरे नजर से देखें, मतलब इसे हम भूल जाएं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी का इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखने का टेंडेंसी ज्यादा है। ये डेफिनेशन आपको ऑर्गेनिक में ज्यादा काम में देगा, इसलिए आगे लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी। Electronegativity is the tendency. Electronegativity is the tendency showing how tightly and closely it is the electronegativity. Electronegativity is the tendency showing how tightly and closely the atom holds its valence shell electrons. Electronegativity is the tendency showing how tightly and strongly, closely, how tightly, strongly, closely the atom is holding its valence shell electrons. हो सकता है एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ढीला ढाला पकड़ा हुआ है, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। तो जो टाइटली पकड़ा हुआ है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे को आसानी से नहीं देगा, लेकिन जो ढीला ढाला पकड़ा हुआ है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे को आसानी से दे देगा। और यही बिहेवियर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखेंगे। खैर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में यह सोचना कि इट इज द टेंडेंसी शोइंग हाउ टाइटली, हाउ क्लोजली, हाउ स्ट्रांगली एन एटम हैज बॉन्डेड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिखो, इट ऑल्सो represent the charge holding capacity. It also represent the negative charge holding capacity. It also represent the negative charge holding capacity of an atom. It also represent the negative charge holding capacity of any atom. वो नेगेटिव चार्ज पेयर के साथ कितना स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। होल्डिंग कैपेसिटी, जिसका कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज होल्ड करके रख सकता है या वहां पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो होल्ड नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज, वहां हम लोग बोलेंगे कि वहां नेगेटिव चार्ज की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर देन नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। How efficiently, how closely, how strongly an atom has kept all the negative charge या all the valence shell electron, that is called electronegativity. समझ में आ रहा? अब सबसे पहला पॉइंट, electronegativity is inversely proportional to size or radius. Electronegativity is inversely proportional to size or radius. Electronegativity is inversely proportional to size or radius. बिल्कुल, आप लोग ये बात जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज छोटा होते चला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता चला जाता है। जब ग्रुप में हम लोग टॉप से डाउन जाते हैं तो साइज बड़ा होते चला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता चला जाता है। अगर रैंडमली मैं 2 एटम ऐसे ड्रॉ कर दूं आपके सामने तो तुम तुरंत बोल दोगे कि सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो छोटा साइज का एटम वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। खैर, न्यूक्लियस से अगर हम s ऑर्बिटल को देखें, p ऑर्बिटल को देखें, d ऑर्बिटल को देखें, f ऑर्बिटल को देखें तो ये मेरे को डिस्टेंस दिखता है। s ऑर्बिटल्स आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, f ऑर्बिटल्स आर फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, p में उससे कम, d में उससे कम, f में उससे कम। वी डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो।
we define the electronegativity of orbitals also. ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये मतलब है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन से ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्लियरली एस का रेडियस जो है सबसे कम, रेडियस अगर सबसे कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। एस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। एस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स जनरली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 3 ही प्रकार का हो सकता है, क्योंकि कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता। और वो 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो spi टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब कि sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग परसेंटेज s कैरेक्टर निकाल सकते हैं। परसेंटेज s कैरेक्टर इज 1/1 + i × 100। और आप लोग पढ़ते होगे बॉन्ड एंगल cos थीटा इज -1/i केमिकल बॉन्डिंग में। खैर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कुछ एस कैरेक्टर भी है, कुछ पी कैरेक्टर भी है। तो अगर हम बोले कि परसेंटेज एस कैरेक्टर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना होगा 50%, परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 में होगा 33.33% और परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा 25%, 25%। एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एस कैरेक्टर है। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है। तो एक और जनरल रूल ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एस ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब electronegativity of sp hybrid orbital is greater than electronegativity of sp2 hybrid orbital greater than electronegativity of sp3 hybrid orbital। हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्बिटल्स का डिफाइन किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का भी डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन एस कैरेक्टर। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर अगर है तो जितना ज्यादा एस फॉर्म उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसी का एक बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन देखो कि मान लो एक हाइड्रोकार्बन है C ट्रिपल बॉन्डेड C बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड CH2। दिमाग में हम लोग का ये बैठा रहता है कि हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये नॉन पोलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अभी आपने बोला कि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींच के इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। सो बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस पोलैरिटी कैन अकर। बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस polarity can occur. The molecule can become partially polar because of hybridization difference. Clear?
अगर हम लोग बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व करें तो बॉन्ड एंगल में हम लोग बोल सकते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। sp3 से sp की ओर अगर हम बढ़े तो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमें, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या उल्टा बोल दो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। और चूंकि परसेंटेज s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हम लोग एक और रूल बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो कभी कभी किसी ग्रुप में क्या होता है कि रिपल्शन के कारण एंगल बढ़ जाएगा, रिपल्शन के कारण एंगल बढ़ जाने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी और उसका पुलिंग पावर बढ़ जाएगा। क्लियर? कंसिडर 3 स्पीशीज, जैसे मान लो हम बोले x पे पॉजिटिव चार्ज है, x न्यूट्रल है और x माइनस चार्ज के साथ है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज। इतना तो बोल ही सकते। स्टेटमेंट लिखो, ऑल कटायंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, 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 and all anions are electron releasing in nature, and all anions are electron releasing in nature. Releasing माने repelling. All cations are electron withdrawing in nature and all anions are electron रिलीजिंग इन नेचर। तो अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना पड़े तो तुम तुरंत बोल देते कि x प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन। कहने का मतलब जैसे ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ये नोट करो। उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखो, ये तो लिख लिए ना कि ऑल कटायंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर and all anions are electron releasing in nature. As the positive charge increases, electronegativity increases. 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 जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एटम पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बाई चांस कार्बन के चेन में जहां हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, किसी कारण से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके का डेवलप कर गया, तो यहां पर हर कार्बन बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नहीं है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसको हम बोलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और तुम देखोगे कि हम यहीं से H+ निकालेंगे अगर निकालना पड़ा तो। ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कहीं से भी H+ निकाल लेंगे, क्योंकि वहां का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये हम देखेंगे, ये भी हम लोग कारण देखेंगे, आज ही देखेंगे। बस इतना समझो कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है।
जिस कार्बन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? हाँ, रिपल्शन हो गया तो एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो उस रिपल्शन के कारण उसका पुलिंग पावर ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ये एंगल स्ट्रेन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में और साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोप्रोपेन को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, साइक्लोप्रोपेन का ये कार्बन पे 4 बॉन्ड है, 2 तो हाइड्रोजन बाहर की ओर है और 2 बॉन्ड रिंग को बनाए हुए हैं। जो बॉन्ड रिंग को बनाता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एंडोसाइक्लिक बॉन्ड विच मेक्स द रिंग। और जो बॉन्ड उसका बाहर निकल गया, जो रिंग का पार्ट नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, ठीक। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम तुरंत बोलेंगे sp3, 4 बॉन्ड, नो लोन पेयर, 4 sp3। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो पाया जाता है 60 डिग्री। वो 109 डिग्री पे क्यों जाना चाहता है sp3 वाला? उसी कंडीशन पे उसका मिनिमम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। एक ज्योमेट्री क्यों एक्वायर करता मॉलिक्यूल? टू मिनिमाइज द रिपल्शन। उसको होना चाहिए था 109 डिग्री पे इस तरीके से, लेकिन मॉलिक्यूल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे जबरदस्ती मोड़ के 60 डिग्री तक लाया गया है। अगर तुम जबरदस्ती मोड़ के अगर बॉन्ड को 60 डिग्री तक लाओगे तो बॉन्ड में टेंशन डेवलप करेगा, और इस टेंशन के वजह से हो सकता है कि ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट भी जाए। आगे रिएक्शन जब देखोगे तो साइक्लोप्रोपेन का रिंग मैक्सिमम रिएक्शन में ओपन हो जाता है। तो ये जो टेंशन डेवलप कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। जितना ज्यादा तुम मोड़ के लाए हो उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन। और वो स्ट्रेन क्यों डेवलप कर रहा है? यहां पे पेयर रहता तो रिपल्शन मिनिमम होता, अब तो पेयर क्या हो गया, बहुत पास पास आ गया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। उस रिपल्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक स्ट्रेन का नाम देते हैं कि स्ट्रेन डेवलप कर गया, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। जितना ज्यादा मोड़ के लाए हो, जितना ज्यादा स्ट्रेन दिए हो, उतना अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर हमसे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन, और सबसे कम स्टेबल होगा साइक्लोप्रोपेन। स्टेबिलिटी की बात में यहां पर हम लोग जबरदस्ती बहुत ज्यादा फोल्ड करके लाए हैं 60 डिग्री, जिसके कारण एंगल स्ट्रेन डेवलप हुआ। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग एक छोटा सा टेबल यहीं पे बना दें कि साइक्लोप्रोपेन में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना आया? एक्चुअल बॉन्ड एंगल आया 60 डिग्री। तो कितने का स्ट्रेन डेवलप हुआ? एंगल स्ट्रेन कितना हुआ? कितना से मोड़े आप? 49 डिग्री 28 मिनट से। 49 डिग्री 28 मिनट का इसमें एंगल स्ट्रेन है। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में अगर हम देखें तो बॉन्ड एंगल 90 दिख रहा है। एक्सपेक्टेड तो 109 यहां पर भी है, क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड एंगल पाया गया 90 डिग्री का, इसमें स्ट्रेन आया 19 डिग्री 28 मिनट्स का। साइक्लोपेंटेन में भी एक्सपेक्टेड 109 डिग्री 28 मिनट, बट द बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व्ड इज 108 डिग्री। Therefore, the strain is of 1 degree 28 minutes. And साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन पाया जाता है 109 डिग्री, और इसमें भी 28 मिनट का स्ट्रेन होता है।
ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल और एक्चुअल बॉन्ड एंगल फाउंड का डेटा है। तो सबसे ज्यादा जबरदस्ती किसको मोड़े हो? साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा मोड़ा गया है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, और रिपल्शन के कारण हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, स्टेबिलिटी कम होता है। ठीक, चलो कौन सा बॉन्ड को मोड़ के लाया गया अंदर की ओर? एंडोसाइक्लिक वाला। हमें एंडोसाइक्लिक वाले से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक रिंग होगा इस एंडोसाइक्लिक वाले का कोई काम नहीं है, रिंग बना के ही रखेगा। हमें इंपॉर्टेंस देना है ये बाहर वाले ऑर्बिटल या बाहर वाले बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि अगर यहां से H+ गया और नेगेटिव चार्ज आया, H+ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? बाहर वाले ऑर्बिटल में। पॉजिटिव चार्ज भी आया तो बाहर वाले ऑर्बिटल में, कोई रेडिकल बना तो बाहर वाले ऑर्बिटल में। अगर ये किसी और के साथ बॉन्डिंग किया तो बाहर वाला ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेगा। वी विल गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू द एक्सोसाइक्लिक ऑर्बिटल या एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। ठीक, अब तुम खुद ही सोचो कि जो बॉन्ड ऐसे होना चाहिए था, अगर इसको हम लोग मोड़ के ऐसे लेके आए, ऐसे दबाएं, तो बाहर वाला ऑटोमेटिकली और ज्यादा खुल गया होगा। अगर 4 बॉन्ड है इसमें, ऐसे 2 को अगर हम दबा दिए तो इधर वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ओपन होगा। टोटल एस एंड टोटल पी विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? अगर अंदर वाले को हम ज्यादा दबाएं तो बाहर वाला ज्यादा खुलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां का जो एंगल है इट विल बी ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ रहा? बॉन्ड एंगल वहां पे बाहर में ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब मेरे को तुरंत बताओ कि बाहर वाला एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा? बाहर वाला एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा? साइक्लोप्रोपेन में, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में, उसके बाद साइक्लोपेंटेन। तो बाहर वाला एंगल साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेक्सेन तक क्या होगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। थोड़ी देर पहले एक रूल हम बताए थे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यहां पर चूंकि बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा हो गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका 25 से ज्यादा हो जाएगा। बाहर वाले बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होना चाहिए था? 25%। लेकिन बॉन्ड एंगल 109 से बड़ा होकर वो चला गया कुछ और वैल्यू पे, इंक्रीज किया, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, ध्यान रखना, ये बाहर वाले ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर 32 से 33% के बीच आ जाता है। मतलब sp2 के करीब। बाहर वाला साइक्लोप्रोपेन का एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक ऑर्बिटल, बाहर वाले ऑर्बिटल का एस कैरेक्टर कम्स इन बिटवीन 32 and 33% नियर टू sp2 बट नॉट एग्जैक्टली sp2। समझ में आ रहा? एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, अगर एस कैरेक्टर बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड बॉन्ड एंगल वी विल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। हमें अंदर वाले से मतलब नहीं है, सिर्फ बाहर वाले से मतलब है, क्योंकि बाहर भी आएगा चार्ज, बाहर भी आएगा बॉन्ड। समझ में आ रहा? कोई चीज जुड़ेगा तो इसी दोनों ऑर्बिटल में से किसी एक के साथ जुड़ेगा, एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा। तो एक्सोसाइक्लिक वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया ना? तो हम लोग तुरंत बोलेंगे ना यार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? साइक्लोप्रोपेन ग्रेटर देन, साइक्लोब्यूटेन ग्रेटर देन, साइक्लोपेंटेन ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत ही छोटा सा और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर हम साइक्लोब्यूप्रोपेन को जोड़ दें साइक्लोब्यूटेन के साथ, साइक्लोप्रोपेन इज बॉन्डेड टू साइक्लोब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन, देखने में कार्बन कार्बन का बॉन्ड, लेकिन हमें पता है कि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा अपनी ओर, खींचने पे अपने ऊपर डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, एंड द मॉलिक्यूल विल बिकम पार्शियली पोलर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत?
यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आ जाते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस में। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस में, ठीक है, पहला, if the key atoms are lying in the same period, if key atoms are lying in the same period, की एटम्स मतलब क्या? जिस एटम पे चार्ज है, जिस एटम पे चार्ज है, जिस एटम को देखकर आप कोई चीज डिसाइड करने वाले हैं, वही की एटम्स कहलाएगा। अगर ये सारे एटम्स, इफ द एटम्स आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, पहला चीज, साइज ऑफ एटम्स रिमेन्स nearly same, size of atoms remains nearly same since shell remains same। ठीक है, हम नियरली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और वो साइज डिक्रीज क्यों होता है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। शेल तो वही रहता है, तो जब शेल वही है तो क्या दो एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा? अरे एक का 0.1 नैनोमीटर आया तो दूसरे का 0.18 हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आप पाओगे। साइज रिमेन सेम बिकॉज द वैलेंस शेल रिमेन सेम। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग बोलेंगे वीसीडी रिमेन्स नियरली सेम, वीसीडी रिमेन्स नियरली सेम, वीसीडी रिमेन्स नियरली सेम। तो अगर वीसीडी रिमेन्स नियरली सेम, तब स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तब डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जो जो चीज बता रहे हैं दैट इज वैलिड फॉर सेम पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर वीसीडी अलोंग द पीरियड। एक बात ध्यान रखना, हम तो अभी स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में कोई भी चीज अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे इंडक्टिव पावर, मिजोमेरिक पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, अगर की एटम एक ही पीरियड का है तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करना। ऑलवेज वी विल डिसाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर वीसीडी। ठीक, मान लो दो एटम, दोनों का साइज लगभग बराबर है, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम -1 का चार्ज, दोनों पे सेम नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली यहां न्यूक्लियस है। फिजिक्स में पढ़ते हो, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण दो चीज क्लोजर आते तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। जब अपोजिट चार्ज क्लोजर आते पोटेंशियल एनर्जी घटता है। जब सिमिलर चार्ज सामने आते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी। अब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा। अगर यहां डिस्टेंस कम तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम। पोटेंशियल एनर्जी कम मतलब कि स्टेबिलिटी, यहां पोटेंशियल एनर्जी कम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अगर ये 1 है और ये 2 है, देन स्टेबिलिटी के ऑर्डर में 2 विल बी ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर एटम्स एक ही पीरियड में है और एटम्स के पास आया पॉजिटिव चार्ज, दोनों के पास +1 का चार्ज है, डिस्टेंस कम होने के कारण बोलेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम। अभी भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इफ दिस इज 1, दिस इज 2, देन स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। कंक्लूजन लिखो, पहले ये कॉपी करो, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखाएंगे। जल्दी जल्दी टेबल भर। सेम, वीसीडी रिमेन सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स ओवर VCD। कंक्लूजन लिखिए, नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Negative charge is always more stable on a more electronegative atom. Negative charge is always more stable on a more electronegative atom. Negative charge is always more stable on a more electronegative atom. Positive charge is always more stable on. Positive charge is always more stable on less electronegative atom. Positive charge is always more stable on less electronegative atom. नेगेटिव चार्ज हमेशा देख लो वहां पे छोटा वाला ज्यादा स्टेबल निकला ना, छोटा वाला में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दोनों पॉइंट सिर्फ पीरियड के लिए वैलिड है, along the period। आगे लिखिए, पॉजिटिव चार्ज कैन बिकम मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कैन बिकम मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कैन बिकम मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कैन बिकम मोर स्टेबल even on a more electronegative atom। Even on a more electronegative atom, provided the octet is complete। Provided the octet is complete। No doubt पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल कोई चीज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बोले RC पे पॉजिटिव डबल बॉन्डेड O और दूसरा बोले RC ट्रिपल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव। एक में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। रूल के अनुसार कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन कंपेयर किए, यहां कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां देख रहे हैं तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी। पॉजिटिव चार्ज कैन बिकम मोर स्टेबल ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोवाइडेड ऑक्टेट इज कंप्लीट। यहां पॉजिटिव चार्ज वाला 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां पॉजिटिव चार्ज वाला 8 इलेक्ट्रॉन है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, along the group size increases drastically, therefore VCD increases drastically। जब हम लोग ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो शेल एक एक करके बढ़ जाता है ना। ऊपर में मान ले सेकंड शेल, नीचे वाला थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, तो ऊपर से नीचे जब बढ़ते हो तो साइज में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और साइज में अगर फर्क आ गया, माने VCD में फर्क आ गया, therefore VCD dominates ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग चार्ज का डिस्कशन शुरुआती किए VCD से। वो एक अलग बात था कि VCD नियरली सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करने लगे, लेकिन जहां VCD में अंतर आएगा वहां स्टेबिलिटी VCD ही दिखाएगा। VCD का इनडायरेक्ट मतलब साइज। जिसका साइज छोटा उसका VCD ज्यादा, जिसका साइज बड़ा वहां VCD कम। VCD कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ रहा बात? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VCD। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो तुरंत अगर हम बोले कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अब VCD देखना, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज का नेचर से कोई मतलब नहीं।
FCl Bri सब एक ग्रुप में, सब पे -1 का चार्ज, सबसे बड़ा कौन? I। तो सबसे बड़ा होने के कारण इस पे डेंसिटी सबसे कम, डेंसिटी सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर हम पॉजिटिव भी कर देते ना, सब पे पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा कौन? I। डेंसिटी सबसे कम I पे, अभी भी यही ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट मत लगा देना, नहीं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल दिख जाएगा। Along the group size dominates, VCD dominates, everything will be decided by VCD along the group। ऑर्गेनिक में कोई भी कंपैरिजन आया और मेरे को दिख रहा है कि एक ही ग्रुप में है, तो हमेशा साइज में ही बात करेंगे, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? Arrange the following in the stability order. Arrange the following in the stability order. एवड़ा Cl माइनस SeH सिलीनियम टेरलियम Arrange the following in the stability order. इधर क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीज का नॉलेज होना पहले जरूरी है, नहीं तो तुम कहीं भी इंडक्टिव और कहीं भी मेसोमेरिक लगा दोगे। आज हम एक एग्जांपल लेंगे तो तुमसे हम पूछेंगे। हाँ कंप्लीट कर लिए? चलो बताओ पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर, सब एक ही पीरियड का। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। सी पॉजिटिव मोर सको, जिसे डाउट हो शर्माना नहीं।
मेरे क्लास में डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है सर, जो दिल में आए वो पूछना, ये मत सोचना कि ये बगल वाला क्या सोचेगा। वो हम लोग चार्ज का स्टेबिलिटी देख रहे, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं, है ना। सर यहाँ पे माइनस होता तो सर इधर कर ले माइनस, सी पे वही तो सवाल है, ये वाला है, अगला तो वही दिए है। कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एफ पे नेगेटिव, सीधे सीधे एक ही पीरियड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर। सल्फर पर नेगेटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, एक ही पीरियड वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा है, Cl माइनस मोर स्टेबल देन SH माइनस। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेरिलियम एक ही ग्रुप का है, ग्रुप में साइज डोमिनेट्स, बड़ा साइज वाला हर हाल में ज्यादा स्टेबल, बड़ा साइज वाला हर हाल में ज्यादा स्टेबल। एन पे नेगेटिव PASSB एक ही ग्रुप का, एक ही ग्रुप में जो बड़ा साइज है उसकी डेंसिटी कम, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। RO माइनस RS माइनस, RS माइनस विल बी मोर स्टेबल। सल्फर और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में, साइज विल डोमिनेट। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ये? अब आ जा, हर जगह कार्बन एटम ही है, हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या हर कार्बन का S कैरेक्टर सेम है? सबसे ज्यादा S कैरेक्टर, डबली बॉन्ड, फिर सिंगली बॉन्ड, सिंगली बॉन्ड कार्बन का S कैरेक्टर सबसे कम, फिर डबली बॉन्ड का, फिर ट्रिपली बॉन्ड का। यहां अगर S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। S कैरेक्टर से समझ में आया? एक्चुअल कारण देख, एक्चुअल मान ले हाइब्रिडाइजेशन पूछे, क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 3 बॉन्ड, नो लोन पेयर, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। हर जगह वो कानून नहीं चलता, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे मान लो तुमसे बोले बेंजीन का कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2 की sp, यहां sp2 क्यों बोल रहे? यहां पे तुम क्यों नहीं बोल रहे कि 2 बॉन्ड पेयर sp होना चाहिए? अरे तो sp होना चाहिए तो 120 पे टिका रहेगा ये नहीं। तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है? sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन जो है वो sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड एक्चुअल। ठीक है, यहां से एक H हटा, लेकिन एक H हटते ही वो जो नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज sp2 ऑर्बिटल में। अंतर यही है, सॉरी, हाँ, अंतर यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज प्योर p ऑर्बिटल में होगा। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 ही बॉन्ड होते, तीनों तो बॉन्ड ऑक्यूपाइड है, पॉजिटिव चार्ज कहां है? प्योर p ऑर्बिटल जो एक बच गया है। 3 p थे, 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक प्योर p ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। लेकिन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए, तो यहां का पॉजिटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज p ऑर्बिटल में है तो S कैरेक्टर 0, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज sp2 में है तो S कैरेक्टर 33%, ये sp में है इसलिए 50%। ये एक्चुअल कारण है, ऑर्डर वही आएगा। लेकिन आप तो शॉर्टकट याद रखो, सिंगली बॉन्डेड कार्बन का S कैरेक्टर सबसे कम, देन डबली बॉन्डेड, देन ट्रिपली बॉन्डेड। क्लियर? क्या बेंजीन का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग लेगा? यस सर। पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में,
आप लोग पढ़े होंगे जीओसी में, पिरिडीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर, क्या ये रेजोनेंस में जाता है? ये जाता है? ये नहीं जाता है, तो फिर ये कैसे चला जाएगा? sp2 का मतलब व्हाइट बोर्ड पे और बाकी के p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर इसके साथ ओवरलैप करेगा? नो रेजोनेंस। बेंजीन के कार्बन पे कोई भी चार्ज, नो रेजोनेंस। खैर, वही अगर s कैरेक्टर यहां सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल हो गया, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे। अगला मैं बता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा? सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब देखो इंटरेस्टिंग सवाल, यहां पर हमने ऐसा मिक्सचर बनाया है कि कुछ तो एक पीरियड के हैं, कुछ दूसरे पीरियड के हैं। जब भी पीरियड अलग अलग हो, साइज डोमिनेट। हम लोग शुरुआत कहां से किए? साइज से, VCD से। बात समझ में आ रहा है? हम लोग तुरंत देखकर बोलेंगे कि OH माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, और इधर है SH माइनस, PH2 माइनस और Cl माइनस। ये एक पीरियड का, ये एक पीरियड का, ये बड़ा साइज का, ये छोटा साइज का। पहले तो ये ऑर्डर हो गया। VCD डोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज में डिफरेंस माने VCD विल डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम तो पहले इन तीनों को अलग लिख लिए, ये तीनों को अलग लिख लिए, और तुरंत बोले कि ये तीनों हर हाल में ज्यादा स्टेबल है इन दोनों तीनों से। अब इन तीनों में लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, क्योंकि ये दो तीनों के तीनों एक ही पीरियड के हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl, फिर सल्फर, फिर PH2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? Cl माइनस ज्यादा स्टेबल, SH माइनस से ज्यादा स्टेबल, PH2 माइनस। ठीक, अब यहां भी लगा दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? F माइनस, देन NH2 माइनस, देन समझ में आया? समझ में आया ये सवाल कैसे किए? जब VCD इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक साथ दिखे तो सबसे पहले VCD, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अगला वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, O और, अरे ऑब्वियसली O का ज्यादा और N का कम। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन का नेगेटिव, नाइट्रोजन का नेगेटिव। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन 3.25, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 नाइट्रोजन 3.00। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इस कारण से यहां पर कार्बन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल निकला है NH2 से। याद रखना है। और वही अगर यहां पे डबल बॉन्डेड NH माइनस होता है ना, डबल बॉन्डेड NH माइनस, वो ज्यादा हो जाता है स्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्डेड NH माइनस माने अब ये sp2 नाइट्रोजन हो गया, और sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन पे नेगेटिव मोर स्टेबल देन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव मोर स्टेबल सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन पे नेगेटिव। खैर, आप ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों का याद रखना है। अगेन बेसिक, एसिड्स किसे कहते हैं? Which can give H plus or gain pair of electron। जो H plus दे सकता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो एसिड। H plus देने का डेफिनेशन दिया ब्राउनस्टेड लॉरी, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने का दिया लेविस। तो खैर हम लोग एसिड बेस्ड थियरी नहीं पढ़ रहे, हम लोग अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार सोच रहे हैं। जो H+ दे सकता है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन सकता है वो हमारे लिए क्या है?
acid. If the acid can give H plus or gains pair of electron easily, it will be a strong acid. जो एसिड H प्लस आसानी से दे दे, H प्लस जल्दी दे दे, ऑब्वियसली वो ज्यादा H प्लस देगा. जो एसिड ज्यादा H प्लस देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो एसिड कम H प्लस देता है वो वीक होता है. तो एसिड और बेस में बस एक बात ध्यान रखना कि आसानी से हो गया मतलब कि स्ट्रॉन्ग, आसानी से नहीं हो रहा मतलब कि वीक. समझ में आ रहा है? सिमिलरली बेस किसे कहते? विच कैन गेन H प्लस और कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमारे ऑर्गेनिक में OH माइनस कभी आएगा ही नहीं. ऐसा बेस NaOH, LiOH ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक है. तो हमारे लिए ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी बेस्ट है. जो H प्लस दे सकता है वो एसिड और जो H प्लस गेन कर सकता है वो बेस. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो एसिड और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो है बेस. ठीक है. इफ द बेस डज इजीली it will be treated as strong base. अगर ये काम आसानी से कर सकता है वो बेस तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. समझ में आ रहा? आसानी से, easily. The one which can give H plus easily, strong acid. The one which can gain H plus easily, strong base. समझ में आ रहा? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इजीली, स्ट्रॉन्ग एसिड. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, स्ट्रॉन्ग बेस. वाटर और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक? वाटर और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक? तो वाटर का ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अमोनिया के पास लोन पेयर है. कौन अपना लोन पेयर आसानी से देगा? चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लूजली पकड़ के रखेगा. आसानी से पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन. देयरफॉर अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर. Therefore, ammonia is more basic than water. Therefore, in general, nitrogen with lone pair is always more basic than oxygen with lone pair, चाहे किसी भी फॉर्म में रहे. समझ में आ रहा? ठीक है. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है. बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है. अब ये Kb आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़िएगा. जैसे H प्लस ज्यादा होता है तो K भी ज्यादा होता है. Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. जब एसिड अपना H प्लस देकर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, H प्लस अगर बहुत ज्यादा है तो K भी बहुत ज्यादा होगा, और H प्लस ज्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जैसे जैसे K का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे H प्लस, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. तो कभी कभी सवाल में ना एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो, ऐसे नहीं रहेगा. अरेंज देम इन द K वैल्यू, अरेंज देम इन द Kb वैल्यू. ये ऐसे सवाल होते हैं जो इनडायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने को कह रहे हैं. समझ में आ रहा? हर एसिड से उसका एक H प्लस निकाल लो तो जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस. हर बेस को एक H प्लस दे दो तो जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड. ठीक? एसिड और बेस आर ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट आर ऑलवेज ऑफ opposite strength, are always of opposite strength. मतलब अगर ये कॉन्जुगेट बेस वीक होगा एसिड स्ट्रांग होगा, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा एसिड वीक होगा.
ये और कॉन्जुगेट हमेशा अपोजिट स्ट्रेंथ के होते। सिमिलरली बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा अपोजिट स्ट्रेंथ का होता है। बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट आर ऑलवेज ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी अगर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट करने का सवाल आ जाए, जैसे मान ले बोले HA और HB में बताओ कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। दो तरीका है ऐसे सवाल करने का। एक तरीका सीधे देख के बताएंगे। अब सीधे देख के हम तब बताएंगे जब मेरे को पूरा GOC आता है। अभी के हिसाब से जो एसिड दिया उसका H+ निकाल ले, जो एसिड दिया उसका H+ निकाल ले, बता कि इन दोनों में से कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। मान लो पता चल गया, मान लो पता चला ये वीक बेस है, ये स्ट्रांग बेस है। तो अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रांग एसिड होगा, ये स्ट्रांग बेस है तो ये वीक एसिड होगा। समझ में आ रहा? एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा ऑपोजिट स्ट्रेंथ का होता है। बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा ऑपोजिट स्ट्रेंथ का होता है। तो कभी कभी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कॉन्जुगेट बनाकर डिसाइड कर लेते। जो कॉन्जुगेट का ऑर्डर आया ठीक उसका उल्टा इधर वाले का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना जरा। अगर X पे इतना माइनस है और अगर X पे इतना माइनस है, बताओ पहले कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली अब तक का नॉलेज में तुरंत तुम बोल दोगे कि भाई दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। वेरी गुड। मान लो दोनों के पास H+ आया, कौन H+ आसानी से गेन करेगा और जल्दी गेन करेगा? कौन आसानी से H+ गेन करेगा और जल्दी गेन करेगा? तो ज्यादा, जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी H+ को अट्रैक्ट करेगा, जल्दी गेन करेगा। ये जल्दी गेन नहीं करेगा। अगर ये जल्दी गेन करेगा मतलब कि ये स्ट्रांग बेस, ये वीक बेस है कि नहीं? कंक्लूजन, वीक बेस या a more stable base is always weak in nature. A more stable base is always weak in nature. जो बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा वीक होता है। A more stable base is always weak in nature. A more stable base is always weak in nature. हुआ ना कंक्लूजन? या बोलेंगे a less stable base is always strong in nature. ठीक? इन जनरल कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन, हम लोग हमेशा कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की ओर अपने आप बढ़ता है, फास्ट बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है, आसानी से बढ़ता है, बशर्ते उसको स्टेबिलिटी मिल रही हो। लेकिन अगर अनस्टेबिलिटी अगर मिल रही होगी तो ये प्रोसेस आसानी से नहीं होगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल सा टेंडेंसी है कि नहीं है? कॉपी करो यहां तक। तो अब देखो, HA एक एसिड था, एक प्रोसेस हुआ। क्या प्रोसेस हुआ? इसने H+ दिया और A- बना। ठीक? अगर ये A- हाईली स्टेबल है, अगर ये A- हाईली स्टेबल है तो बोलेंगे ना कि ये प्रोसेस आसानी से हुआ होगा। और जो भी आसानी से हो जाए वो स्ट्रांग। Yes or no? That means it will be a strong acid. Just now हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि जो ज्यादा स्टेबल वो हमेशा वीक। तो अगर ये हाईली स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? समझ में आ रहा? अभी अभी हम लोग पढ़े क्या? स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस।
क्या हम इसको उल्टा करके एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जब आप नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिए, मतलब कि इनडायरेक्टली आप कॉन्जुगेट बेसिस के ऑर्डर बता दिए। ये जितने नेगेटिव चार्ज थे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सब के सब क्या थे? बेस ही तो थे। अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है तो तुरंत बोलोगे कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, और अकॉर्डिंगली आप एसिड के बारे में भी जज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अ स्टेबल बेस इज ऑलवेज वीक इन नेचर। अ स्टेबल बेस इज ऑलवेज वीक इन नेचर। इधर कॉपी कर लिए हो? जैसे देखो, मान लो हम बोले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कौन ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल और थायोल में? कौन ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल और थायोल में? हटा दोनों का H प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज? एक ही ग्रुप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि सल्फर पे? सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए SH आसानी से H प्लस देगा। अगर सल्फर पे ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही बनाएंगे ना, RO माइनस RS माइनस, ये ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो, ये ज्यादा स्टेबल मतलब ये वीक होगा। अगर ये वीक होगा तो ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। थायोल्स आर मोर एसिडिक। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे सोचो, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये आसानी से H प्लस देगा, ये कम स्टेबल है तो ये आसानी से H प्लस नहीं देगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है। या ऐसे भी सोचो, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो वीक है, वीक स्ट्रांग, अगर ये वीक तो ये स्ट्रांग ये वीक, क्योंकि उल्टा होता है ना, कॉन्जुगेट का स्ट्रेंथ हमेशा ऑपोजिट होता है ना। एक स्ट्रांग स्पीशीज का कॉन्जुगेट हमेशा वीक होगा, एक वीक स्पीशीज का कॉन्जुगेट हमेशा। क्लियर है? अरेंज द फॉलोइंग इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर: CH4, अमोनिया, वाटर, HF। हटा दे सबका H प्लस। हम बोले ना कि जितना नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी वाला सवाल किए सबको एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सवाल बना देंगे हम। कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कहां? एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, माने HF आसानी से H प्लस देगा। अरे सबको समझ में आ रहा है? F पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए वो सबसे ज्यादा वीक, इसलिए ये एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर समझ में आ रहा है? कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर की H2S? समझ में आ रहा है? सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन? विच इज मोर स्टेबल? H प्लस हटा तीनों में से, तो विच इज मोर एसिडिक? अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन देन अल्काइन। समझ में आ रहा? विच इज मोर एसिडिक, RC ट्रिपल बॉन्डेड CH की अमोनिया? आराम से यार, आराम से। कौन ज्यादा एसिडिक है? तो दोनों का H प्लस हटाओ, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और आएगा sp3 नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। बताया था ना कोने में कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो ये आसानी से H प्लस देगा। डेफिनेटली दिस इज मोर एसिडिक। समझ में आ रहा? अभी पैक मत कर, क्योंकि मेरे को उतना तो पढ़ा देना है जितना कि A1 में हम पढ़ाएं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अब अगले क्लास से वहां होगा, इसलिए बैठे रहो, कोई हड़बड़ी नहीं है। कर लिए?
मेरा एक सिंपल सा सवाल है तुम लोगों से, तुम लोग जो पहले जीओसी पढ़ चुके हो उसका कंसेप्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि CH3CH2OH और CF3CH2NH2 में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? तो हमें पता है कि CF3 क्या शो करता है, -I +I, है कि नहीं? तो अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? या हम इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि चल H+ हटा दे, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? +I -I। तो +I तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन भेजने से तो वहां चार्ज बढ़ेगा, है कि नहीं? और -I में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां चार्ज घटेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? एक बात ध्यान रखना कि ये +I और -I हम लोग कभी नहीं लगाएंगे अगर एटम्स अलग अलग है तो रूल आप नोट कर लीजिए। पहला रूल कि इफ द एटम्स आर डिफरेंट देन ऑलवेज डिसाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। अगर एटम अलग अलग है तो हर चीज हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज से ही डिसाइड करेंगे, वहां पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगेगा। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, बिना देखे बोलेंगे ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा के भले +I लग रहा, -I लग रहा, कुछ भी लग रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड बात याद रखना कि इफ द एटम इज सेम but their S character is different. If the atom is same but their S character is different, तब भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगाते। डिसाइड बाय S कैरेक्टर। कहने का मतलब मान लो तुम्हारे सामने ऐसा लिखते हैं हम CH3C ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस और लिख देते CF3CH2CH2-। कौन ज्यादा स्टेबल? तो इसमें -I लग रहा सर, इसमें +I लग रहा। +I नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या करता है? डिक्रीज। -I बढ़ाता है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये इसका S कैरेक्टर अलग, इसका S कैरेक्टर कम। हम सिर्फ इतने चीज को देखकर डिसाइड करेंगे, बाकी क्या लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? और तीसरा पॉइंट याद रखना कि इफ द एटम इज सेम एंड देयर S कैरेक्टर इज ऑल्सो सेम, देन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तब हम लोग लगाते हैं इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। रूल समझ में आ रहा है? और यही कारण है कि हम लोग अब इंडक्टिव इफेक्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ इफेक्ट लिखो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक